साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। जब देश में कानूनों की बात होती है तो हमारे सामने वही आईपीसी, वही सीआरपीसी की बात चलती रही है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, और उस कानून के आधार पे भारत में न्याय प्रक्रिया चलती है और हम सब लोग उसके आदी हो चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कानूनों में बदलाव किया। इसकी एक कोशिश इसलिए भी की गई ताकि हम उन चीज़ों से अपने आप को अलग कर सकें जो हमें ब्रिटिश हुकूमत के वक्त से जोड़ती थी, और प्लस प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम कानूनों में बदलाव इसलिए करना चाहते हैं ताकि ये दंड की प्रक्रिया नहीं हो, न्याय की प्रक्रिया हो, लोगों को इंसाफ मिले। क्योंकि अगर आप दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, किसी को दंड दे दे, तो ज़रूरी नहीं है कि दंड से वो आदमी सुधर ही जाए, लेकिन अगर आप इंसाफ किसी के साथ करेंगे तो वो संतति को सुधार देगा। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो कानूनों के बदलाव के वक्त में की गई थी। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करना चाहते हैं इन्हीं विषय पर कि जो नए कानून भारत में लागू हुए हैं वो कैसे हैं, कैसे अमल में लाए जाएंगे और कितने अलग हैं पहले के कानूनों से। और इस पर बात करने के लिए खास मेहमान को बुलाया है और स्वागत करते हैं गौरव प्रियदर्शी साहब का, जो झारखंड हाई कोर्ट में वकील हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इस मामले के जानकार हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पहले तो हमें यही समझाइए कि जो आईपीसी, सीआरपीसी और जो पुराने कानून था और अब जो कानून सरकार ने लागू किया है, इस दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहली चीज़ जो आईपीसी पहले थी और उसमें आपका 511 धाराएं की बात थी, और अभी जो नया कानून आया है उसमें कुछ नए धाराएं जोड़ी भी गई हैं, कुछ पुराने धाराओं को निष्कासित किया गया, हटाया गया है। सीआरपीसी में भी वही बदलाव किया गया और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ये किया गया। अब जो नए कानून जो 3 हैं वो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो हम पुराने कानून की बात करते हैं, जो भारतीय दंड संहिता थी, उसका मेन जो फोकस था, मेन जो उसके उद्देश्य था वो दंड देना था। दंड देना इसलिए था क्योंकि जो कंपनी रूल थी और उसके बाद फिर ब्रिटिश क्वींस रूल आया, ब्रिटिश राज आया, तो ब्रिटिश राज में अपनी बातों को मनवाने के लिए और दंड की प्रणाली से वो किसी तरह से वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सारी चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब ना ही ब्रिटिश राज है और हम एक लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं, और लोकतंत्र के हिसाब से उसमें बदलाव बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जब हम जो पुराना फोकस था वो दंड पे था, और अब जो हमारा जो नया कानून आ रहा है वो फोकस कर रहा है न्याय पे। तो हम दंड से न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। दंड में सिर्फ हमारा जो मेन आकर्षण रहता है वो अपराधी पे रहता है कि जिसने अपराध किया है और अपराधी को दंड मिलना चाहिए। लेकिन न्याय में 2 बिंदुओं पे हम फोकस करते हैं। पहला चीज़ एक अपराधी और दूसरा पीड़ित, विक्टिम। तो विक्टिम और एक्यूज्ड, अपराधी और पीड़ित दोनों पे समांतर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर पीड़ित का भी एक तरह का अपना मौलिक अधिकार, पीड़ित का भी एक अपना अधिकार बन रहा है, उसी तरह से अपराधी का भी एक अधिकार बन रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो बदलाव लाई गई वो एक चीज़ की गई, जो प्रक्रिया कि न्याय जो होगा वो आपको एक रीज़नेबल टाइम में, एक टाइम फ्रेम में आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि अगर न्याय की कोई अवधि नहीं, अगर ये रहेगी, फिक्स रहेगी, अगर न्याय आपको एक मतलब लिमिटेड ढंग से नहीं मिलेगा तो फिर न्याय नहीं रहता है। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज़ पे फोकस किया गया। जो भी आपका भारतीय आपका नागरिक सुरक्षा संहिता है, तो ये नागरिकों को सुरक्षा किस तरह से दे रहा है, सुरक्षा इस तरह से प्रदान कर रहा है, जो तारीख पे तारीख वाला जो कहते हैं मतलब परिपाटी थी, उसको बदलते हुए अब त्वरित आपको कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित न्याय मिलना चाहिए। तो इसमें जैसे हम लोग सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि किन सारी चीज़ों पे मुख्यतः जो है बदलाव लाया गया है।
सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता में जो मुख्य एक बदलाव लाया गया है वो एक नए तरह के ऑफेंस, एक नया तरह का पनिशमेंट की बात करता है, वो आपका कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, तो कम्युनिटी सर्विस की बात की जाती है। पहले कम्युनिटी सर्विस की बात आईपीसी में कहीं भी की गई नहीं थी। अभी जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें 6 ऐसे ऑफेंसेज हैं, 6 ऐसे अपराध हैं जिसमें कम्युनिटी सर्विस की बात की गई है। कम्युनिटी सर्विस का लाने का मेन उद्देश्य जो सरकार की थी, जो हमारे न्याय विचारकों की जो मेन उद्देश्य ये था कि अगर कोई इंसान अगर कोई छोटा क्राइम करता है, कोई पीटी ऑफेंस करता है, जैसे सबसे हम एक चीज़ समझते हैं कि एक अपराध है जिसमें चोरी, 5,000 रुपये की चोरी, जिसमें कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान है। तो पहले अगर चोरी की बात की जाए तो चोरी में अगर आप किसी भी 1 रुपये की भी चोरी करते हैं या करोड़ों की भी चोरी करते हैं तो उसमें एक ही सज़ा थी। लेकिन अब जब हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे 5,000 तक की अगर चोरी होती है उसमें कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान लाया गया, क्योंकि बहुत लोग जो चोरी कर रहे हैं, जिस तरह से 5,000 की संख्या की बात की जा रही है, 1 रुपये की बात की जा रही है, तो हो सकता है वो गरीबी की वजह से वो चोरी कर पा रहा है, चोरी करने पे मजबूर हो जा रहा है। तो इस वजह से अगर हम एक कड़ा दंड दे देंगे तो वो सही नहीं रहेगा, पहली चीज़, इसलिए कम्युनिटी सर्विस की बात की। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस लाने की कोशिश की गई पुराने दंड प्रावधानों में और इस न्याय प्रावधान में, जो है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, मतलब जिसने पहली बार अपराध किया है। तो एक पहली बार अपराध करने वाला अपराधी और एक ऐसा अपराधी जो लगातार बार बार अपराध कर रहा है, हैबिचुअल ऑफेंडर जिसको बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस करना ज़रूरी है, दोनों में डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है। तो अभी जो नया आपका कानून आया पनिशमेंट में, उसमें ये चीज़ कही गई कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, पहली बार किसी ने अपराध किया है और अगर उस अपराध की सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास या फिर मृत्यु नहीं है, तो उस केस में उसको अगर वो 1/3 अपना काट लेता है जेल में, तो बेल के लिए मूव कर सकते हैं जो जेल सुपरिटेंडेंट है उसके लिए। तो ये एक डिफरेंस लाया गया। तो पहली चीज़ जैसे हम बताया कि कम्युनिटी सर्विस, दूसरी चीज़ हम बताया कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो पहली बार अपराध कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो प्रणाली में सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही थी, वो दिक्कत आ रही थी जो तारीख पे तारीख की दिक्कत। अब तारीख पे तारीख की दिक्कत को कैसे इस नए जो कानून है उसमें एड्रेस किया गया है। पहली चीज़ कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में 2 से अधिक एडजॉर्नमेंट, मतलब 2 से अधिक तारीख नहीं दी जाएगी। अगर 2 से अधिक तारीख दी जाती है तो फिर आपको उसमें रीजंस लिखना पड़ेगा कि क्या रीजंस रहे थे। 2 से अधिक तारीख का प्रावधान नहीं है। दूसरी चीज़ जो आज जैसे हमारी सुरक्षा के लिए, हम जो देश में सुरक्षा तब आएगी जब हमारी देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। तो इसमें जो बलात्कार जो पीड़िता हैं उसके लिए बहुत बड़ी एक प्रावधान लाया गया कि जो बलात्कार पीड़िताओं की जो मेडिकल जांच होगी उसकी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर जमा करनी है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 7 दिनों के अंदर। क्योंकि लोग ये होता था कि एक तो आप जांच कर दिए तो जांच की रिपोर्ट ही नहीं आ रही है, उसकी वजह से उसमें बहुत सारी गड़बड़ी भी हो जाती थी, कभी कभी जांच नहीं हो पाती थी। अगर मानिए सैंपल चला गया लेकिन जांच नहीं हो पाई, तो 7 दिनों के अंदर जांच की रिपोर्ट आनी है। और सबसे बड़ी समस्या एक आ रही थी, वो थी एफआईआर दर्ज करने के बारे में। तो एफआईआर दर्ज करने के बारे में अभी जो नया प्रावधान आया उसमें 0 एफआईआर की बात की गई। 0 एफआईआर की मतलब अगर किसी तरह आपकी कोई भी कहीं पे भी कोई घटना हो, आप किसी जगह पे भी उसकी प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। तो 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट पहले कोर्ट के द्वारा आया था, लेकिन इसको जो लॉ में, कानून में, इस नए एक्ट में लाया गया 0 एफआईआर की। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो बदलाव लाने की कोशिश की गई वो है कि टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया गया। जी, तो टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया गया। टेक्नोलॉजी में चाहे वो EFIR हो या फिर समन की बात की जाए या फिर सारी पेशी, अगर पीड़िता चाहे तो वो पेश हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली पेश हो सकती है, आरोपी भी इलेक्ट्रॉनिक पेश हो सकते हैं, गवाह भी आ सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि गवाह की सुरक्षा को भी मद्देनज़र रखा गया। गवाह गवाही इसलिए नहीं देना आना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि भाई मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं, मैं गवाही देने गया, हो सकता है मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए।
तो अब जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेसिस पे गवाह भी आप गवाही दे सकते हैं। ये एक चेंजेस लाया गया। दूसरी चीज़, हम अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू को ये समझते हैं कि अब हमने अपराधी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लिया कि अपराधी को हम कम्युनिटी सर्विस की तरह से उसमें डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। पीड़िता के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम तो 0 FIR की बात हो रही है, EFIR की बात हो रही है, 7 दिन में मेडिकल जांच रिपोर्ट की बात हो रही है। दूसरी चीज़ की 45 दिन के अंदर जो क्या कार्रवाई हुई क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसकी जानकारी आपको पीड़िता को देनी है। उसके बाद आरोप पत्र जो जमा करने के लिए 45 दिन की अवधि दी गई है कि अगर आपको किसी तरह का भी पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करना, आरोप पत्र देना है तो उसमें 45 दिन का प्रावधान किया गया। उसी तरह से साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि जो पुलिस जो प्रक्रिया कर रही है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसमें भी बहुत सारे आरोपियों के अधिकारों का हनन होता है। इसीलिए जो आपका जो सर्च एंड सीज़र की बात की जाती है, अगर कहीं पे पुलिस जाके सर्च करती है या सीज़र करती है, कुछ जब्ती करती है, तो उसमें वीडियोग्राफिंग की बात की गई है कि हर तरह के भी सर्च और सीज़र में पुलिस को उसकी वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि अगर वीडियोग्राफी ना हो तो सही मायने में उसके यहाँ वो बरामद हुआ या नहीं हुआ, उसके यहाँ वो जब्ती हुई या नहीं हुई। तो इन सारी चीज़ों को, समस्या को देखते हुए पुलिस को सर्च एंड सीज़र में वीडियोग्राफी का इस्तेमाल किया गया। दूसरी चीज़ की न्याय प्रक्रिया में एक और बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, वो थी एब्सकॉन्डर की। अगर कोई फरार हो गया है, कोई आरोपी फरार हो गया है, तो उस सिचुएशन में आरोप पत्र नहीं पुलिस जमा कर पाती थी या उसका ट्रायल नहीं चलता था। लेकिन अभी अगर कोई भी फरार हो गया है तो उस सिचुएशन में भी पुलिस आरोप पत्र जमा कर सकती है और उसके एब्सेंस में, उसके ना रहते हुए अनुपस्थिति में भी उसकी कार्रवाई होगी, ट्रायल चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप देखिए अगर आप कोई फ़रार हो जाए तो फिर कोई समाज अवधि नहीं है, जब तक वो पकड़ा ना जाए तब तक तो ट्रायल चलेगा नहीं। तो यही सारी चीज़ों में हम ये देख रहे हैं कि हम इसी तरह से दंड से हम न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया समझाया आपने। अब ये बताइए कि जैसे जब प्रोसीडिंग होती है कोर्ट्स में तो जनरली हम हवाला देते हैं पुराने केसेस का, जिसमें ये सज़ा हुई थी, ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, और अब कंप्लीट नया कानून होगा, उसमें नया प्रावधान है। तो जब आप बहस करेंगे, जब आप किसी चीज़ को लेके जाएंगे जस्टिस के पास में, तो अब किन चीज़ों का हवाला देंगे? अब मतलब प्रोसीडिंग कितना आसान हो जाएगा या उसमें कुछ मुश्किल आएगी? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ जो, क्योंकि ये तीनों कानून जो है 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी एक समस्या ये आएगी कि धाराओं में कहते हैं बदलाव हुआ, धाराओं की संख्या में बदलाव हुआ है। तो जो धारा, जैसे अगर आप मर्डर की बात की जाती है, उसकी पनिशमेंट 302 में थी, अब उसमें बदलाव आ गया। तो पहले इसकी जानकारी जो है पुलिस को होनी ज़रूरी है कि किस धारा में आखिर क्या दिया गया, क्योंकि अगर बार बार अगर कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट हो या एडवोकेट हो या पुलिस ऑफिसर, अगर उसको ये देखना पड़े कि आखिर किस धारा में क्या ऑफेंस है, तो फिर दिक्कत है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो हम भारतीय न्याय संहिता में हम लोग बहुत सारे नए इसमें क्राइम को, ऑफेंस को भी जोड़ा गया है। लगभग 9 जो ऐसे नए ऑफेंस को लाया गया है इसमें। तो नए ऑफेंस के बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसमें से मैं बताना चाहूँगा कि जो पहला ऑफेंस है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, संगठित अपराध। तो संगठित अपराध को भी 2 श्रेणी में बांटा गया, संगठित अपराध और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पीटी ऑर्गेनाइज्ड, छोटे संगठित अपराध। तो जब संगठित अपराध में जैसे आपका अगर किसी तरह की मानव तस्करी होती है या किसी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला का पैसा या टेररिस्ट कहते हैं फंडिंग और सारी चीज़ों जो बड़े लेवल पे हो रही है, नारकोटिक्स, नशीली पदार्थों का आयात निर्यात जो भी इलीगल हो रहा है, इन सारे चीज़ों को आपका संगठित अपराध में लाया गया है। और पीटी संगठित अपराध में जैसे कि चोरी हो गई, अगर संगठन बना के लोग चोरी कर रहे हैं या टिकट ब्लैक कर रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी समस्या जो आजकल रहती है कि परीक्षाएं जितनी भी होती हैं, प्रतियोगिता जितनी भी होती हैं, उसकी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है। तो ये सारे अब पीटी कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन सारे चीज़ों को एड्रेस किया गया। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन पेपर लीक होता है या कोई किसी तरह का टिकट ब्लैक करता है,
तो इन सारी चीज़ों को, स्नैचिंग करता है, चोरी करता है, इन सारे चीज़ों पर आपका पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम पे फोकस किया गया। और उसी तरह से फिर टेररिस्ट एक्ट का, टेररिस्ट को डील करते हुए भी एक सेक्शन लाया गया जिसमें हम टेररिज्म पे डील करते हैं। ठीक है, तो अब एक समस्या ये है कि ये जो नए नए अपराध इसमें हम जो आ रहे हैं, नए अपराध जिसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में पुलिस को जानकारी होनी चाहिए, अधिवक्ताओं को जानकारी होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट को जानकारी होनी चाहिए और आम जनता को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो कानून है, कानून में हमारा ये मानना है कि हर इंसान को कानून पता है। जो क्रिमिनल लॉ का यही है कि आपको कानून पता है, इसीलिए आपके ऊपर कानून लागू होगा अगर आपने कोई अपराध किया है। अब अगर कानून में बदलाव आया है तो इसकी जानकारी भी देनी ज़रूरी है। और जिस तरह से जो सरकार मुहिम चला रही है, लोगों के बीच में जागरूकता इसके बारे में बता रही है, ये बहुत ज़रूरी है। समस्याओं में सबसे बड़ी एक समस्या यही है कि पहली चीज़ कि जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें बात भी की कि हम जो बना रहे हैं, ये दो कानून जो ला रहे हैं, ये अगले 100 साल तक बहुत अच्छी तरह से काम करने जा रहे हैं। अगले 100 साल की सोच रखते हुए ये कानून को लाया गया। तो जब 100 साल की सोच रखते हुए कानून को लाया गया है, आप चाह रहे हैं कि जांच हो जाए, मेडिकल रिपोर्ट जल्दी आ जाए, हर चीज़, तो उस अनुसार से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अगर मानिए जांच लैब नहीं रहेंगी तो फिर आप 7 दिन में कैसे जांच कर पाएंगे अगर बहुत सारी घटना होगी तो। या फिर आप वीडियोग्राफिंग के लिए, वीडियोग्राफी अगर पुलिस सर्च एंड सीजर में करेगी तो उसके लिए कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत है। हर कोर्ट में उस तरह की फैसिलिटी होगी जिसमें आप मानिए, क्योंकि इसमें ई समन की बात की गई है, अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉनिक समन भेज रहे हैं, अब वो कागज़ से, चिट्ठी से नहीं जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक समन, तो टेक्नोलॉजी पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी को हम लोगों को इस्तेमाल करना है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, ये एक कठिनाई आ सकती है। एक ये मैं देख रहा था, आपने अच्छी चर्चा की टेक्नोलॉजी को लेके कि हम फोरेंसिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और हाल के दिनों में लोगों ने देखा है, जैसे साइबर क्राइम ही आप ले लीजिए तो काफ़ी बड़े पैमाने पे हर दूसरे घर में कोई ना कोई उसका वो है कि उससे पीड़ित है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो कितना कमाल करेगी आने वाले दिनों में। ठीक है कि इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एक जानकारी हो, इसी वजह से ऐसे कार्यक्रम भी हो रहे हैं जी। हम भी दूरदर्शन में इसी वजह से इस पर बात कर रहे हैं कि लोग जाने कि भी कानून क्या है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ये कितना आसान करेगी काम आप सब लोगों का। मतलब आप सब लोगों का मतलब है कि सिर्फ वकीलों का नहीं, पुलिस का, कोर्ट का, एडवोकेट्स का और अल्टीमेटली आम नागरिक का। जी नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत ही काम आसान करेगी, क्योंकि जैसे जो हमारा न्याय देने की प्रक्रिया है वो बहुत हद तक टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट है। जैसे जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं कि किसी भी इंसान, कोई भी अपराधी की बिना उसकी अरेस्टिंग हुए उसकी जो बोली है या फिर उसकी फिंगर प्रिंटिंग है, इन सारी चीज़ों का नमूना लिया जा सकता है, जिसको हम लोग स्पेसिमेन सैंपल बोलते हैं, ताकि उसको मिलाया जा सके जो केस से। तो एक डेटाबेस बनना बहुत ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है। बिना टेक्नोलॉजी के जो हम परिकल्पना कर रहे हैं वो नहीं कहते हैं पॉसिबल है, वो साक्षर नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी बहुत भूमिका निभाएगी। और इसमें एक और प्रावधान किया गया है, जो संगठन जो आपका जो पुलिस विभाग है, प्रोसिक्यूशन जिसको बोलते हैं, तो पहले एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता था जो पूरे जिला स्तर पे होता था, अब उसको राज्य स्तर पे होता था। अब ये यहाँ पे बात की गई कि जिला स्तर पे भी एक प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। क्योंकि अगर माने किसी तरह का भी अपील फाइल करने की ज़रूरत है तो उन सारी चीज़ों में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो राज्य सरकार है उन्हें भी बोला कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को आप इस्टेब्लिश करिए, ताकि अगर किसी अपराधी को मानिए एक्विटल हो जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूटर अपील फाइल कर सके जल्दी, क्योंकि अपील भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हम समझ पा रहे हैं
इस कानून में जो सबसे आपको सहूलियत जो देगा वो इस बात की सहूलियत देगा कि सब कुछ एक समय अवधि में ही आपको ख़त्म करना है। समय अवधि में चीज़ें बंधती हैं तभी वो आपको न्याय दे पाएंगे, क्योंकि अगर समय अवधि में नहीं बंधेंगी तो 10 साल 20 साल वो चीज़ें चलेंगी। जैसे कोर्ट को भी, इसमें मजिस्ट्रेट को भी समय अवधि में बांधा गया है। अगर किसी तरह का फाइनल आर्गूमेंट हो जाता है, बहस हो गया दोनों पक्षों का, तो कोर्ट को 45 दिन के ऊपर उसके ऊपर अपना आदेश दे देना, उसमें जजमेंट दे देना 45 दिनों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें नहीं थी पहले। मजिस्ट्रेट को पूरी तरह से छोड़ा गया था कि आपको जब इच्छा हो आप जजमेंट दीजिए, इस तरह का कोई अवधि नहीं थी। दूसरी चीज़ की कुछ और चीज़ें बदलाव लाई, जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया गया है, असिस्टेंट सेशन जज का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हटा दिया गया। अभी जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज हैं। तो जो अच्छी चीज़ें थी उसको रखा गया, जो बहुत कारगर नहीं थी वो प्रावधानों को हटा दिया गया, नए कारगर प्रावधानों को लाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और विकास में अगर आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अच्छा नहीं होता तो फिर विकास भी नहीं हो पाएगा। तो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक क्राइम फ्री सोसाइटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर डर के साए में मनुष्य जी रहा है तो फिर वो अपनी जो उसकी क्षमता है वो उसको हासिल नहीं कर पा रहा है, जो उसकी क्षमता, जो कर पाने की उसकी क्षमता है वो नहीं कर पाता है वो। तो इस वजह से गवर्नमेंट का आपका 2047 का भी विजन है, तो विजनरी डॉक्यूमेंट है अगर देखें। डॉक्यूमेंट है। अच्छा, मैं देख रहा था कि जैसे मॉब लिंचिंग को अलग से परिभाषित किया गया है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया भी था, झारखंड में भी हुआ था। जैसे हाल के वर्षों में मॉब लिंचिंग कई घटनाएं हुई हैं पूरे देश में। तो मॉब लिंचिंग का या इस तरीके के अपराध जो हेट क्राइम्स हैं, इनको कैसे एड्रेस करेगा ये नया वाला कानून? देखिए, मॉब लिंचिंग के मामले में दो तरह की बात की गई है। एक तो मॉब लिंचिंग का जो प्रोविज़न है वो आपके मर्डर के क्लॉज में भी आता है, ठीक है। मतलब कि एक हुआ मर्डर, अगर किसी इंसान की हत्या होती है, और दूसरा अगर उसको मॉब लिंच्ड किया जाता है, मतलब अगर उसके रंग पे और जात के आधार पे या फिर और जितने भी आधार हो सकते हैं, भेदभाव के आधार पे अगर उसकी हत्या की जाती है 5 या उससे अधिक लोगों के द्वारा, तो वो मॉब लिंचिंग में आता है, जो एक मर्डर का ही ग्रीवियस फॉर्म है, जिसमें आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी की आपका ये है प्रावधान है। और दूसरी तरह से एक अगर किसी तरह का मॉब लिंचिंग में किसी को गंभीर चोट आती है तो उसमें 7 साल का प्रावधान दिया गया है। तो मॉब लिंचिंग में 2 तरीके, अगर गंभीर चोट आती है तो उसके लिए 7 साल तक की सज़ा है, और अगर उसकी मानिए हत्या की जाती है समूह के द्वारा, मॉब लिंच किया जाता है, हत्या हो जाती है उसकी, तो उसमें आपका आजीवन कारावास या फिर फांसी की सज़ा का प्रावधान है। तो मॉब लिंचिंग को इस तरह से एड्रेस किया गया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नया कानून है ये महिलाओं और मतलब बच्चों पे बहुत आधारित है, केंद्रित है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी अभी तक कानून थे जो बच्चों के रिगार्डिंग थे, जो जनरल न्यूट्रल नहीं थे, मतलब जो मानिए सिर्फ बच्चियों पे लागू होते थे, बच्चों पे लागू, लड़कों पे लागू नहीं होते थे, अब वो सारी चीज़ों में दोनों, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो मानिए अगर उसकी किडनैपिंग होती है तो उसमें भी सेम एज का प्रावधान दिया गया है, या फिर जो पनिशमेंट भी बहुत सिमिलर दोनों में पनिशमेंट दिया गया है। और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं में एक बहुत बड़ा जो समस्या आ रही थी, जिसको इसमें एड्रेस करने की कोशिश की गई है, जो पहले के आईपीसी में नहीं था, वो ऑफेंस कि अगर किसी को आप शादी का झांसा देकर या आप किसी तरह से ठग करके उसके साथ किसी तरह का संबंध बनाते हैं तो उसमें किसी तरह का ऑफेंस नहीं था, कोई किसी तरह का पनिशमेंट नहीं था। उसमें कोर्ट्स में उसमें रेप के उसको कहते हैं अवधि में उसको लाके उसको पनिशमेंट किया जाता था। लेकिन इसमें नया सेक्शन, नया ऑफेंस डाला गया है जो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे लगाम लगाएगा, किसी इस तरह की ठगी पे लगाम लगाएगा। और बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि जो 12 साल के हैं या 16 साल के 18 साल के हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि क्योंकि जो बाल तस्करी है उसके भी मामले बढ़ रहे हैं। और एक चीज़,
जो भारतीय न्याय संहिता में दी गई है, जो पहले आपका कानून था सेडिशन का कानून, सेडिशन के कानून में सेडिशन का जो कानून था वो राज्य के ऊपर नहीं लागू होता था। वो ये सबसे बड़ी चीज़ हमें डिफरेंस करती है कि कैसे हम जो कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल लॉ था, उससे हम अलग हुए हैं। तो कॉलोनियल लॉ में जो आईपीसी में जो सेडिशन की बात की जाती थी, उसमें बोला जाता था कि सरकार के विरुद्ध अगर आपने किसी तरह का कोई कार्य किया तो आप पे सेडिशन लगेगा, 124A लगेगा, राज्य के विरुद्ध नहीं, स्टेट के विरुद्ध नहीं। तो अभी सेडिशन लॉ को हटा दिया गया है। अभी जो नया लॉ आया है वो फोकस करता है, जो मानिए टेररिस्ट लॉ है, वो फोकस करता है कि अगर आपने भारत की संप्रभुता को, सोवेनिटी को अगर किसी तरह से ठेस पहुंचाने की कोशिश की, मतलब देश को अगर किसी तरह से तोड़ने की कोशिश की, तो उसमें फिर आपका तो मोनार्की नहीं रही। जैसे सेडिशन के लॉ को लेकर तो काफ़ी बात होती जी, थी, बिल्कुल। झारखंड में तो काफ़ी जी सवाल उठे कि भाई इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, कई लोगों पे गलत तरीके से भी लगा, ये बात हुई। अब सिर्फ 1 मिनट हमारे कार्यक्रम में, बोलिए ना। कोई सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कोई ऐसी बातें जो बताना ज़रूरी है जो मैंने पूछी नहीं हूँ, आपसे प्लीज़ बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें लोगों को जागरूक इस बारे में होने की आवश्यकता है कि पुलिस के पास क्या अधिकार है, क्योंकि इस कानून में इस चीज़ को भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है कि पुलिस जो मतलब हाई हैंडेडनेस करती हैं, लोगों के साथ अन्याय करती हैं, अत्याचार करती हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार होता है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को समझाने की भी कोशिश की गई है कि अगर किसी तरह की आपके घर में सर्च होता है, सीजर होती है, कुछ जब्ती होती है, तो उन सारी चीज़ों में आपके पास अपना अधिकार है। और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है विक्टिम के ऊपर, पीड़िता के ऊपर, पीड़ित के ऊपर, जिसमें विक्टिम का मतलब सिर्फ वो इंसान नहीं जिसके साथ वो घटना हुई। विक्टिम के डेफिनेशन में आपका उसका पूरे गार्जियंस आते हैं, उसका परिवार आता है, और वो उस चीज़ को कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई है। जो पहले के कानून थे वो बहुत जेंडर न्यूट्रल नहीं थे। अगर किसी तरह का समन जाता था तो उसमें आपको एक पुरुष को ही वो समन रिसीव करवाना है, लेकिन अब इस कानून में कोई भी वयस्क महिला, अगर कोई एडल्ट वुमेन है, तो उसको भी आप समन रिसीव करवा सकते हैं। तो ये सारी अगर आप देखें तो जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई है, और हर इंसान को, चाहे अपराधी हो चाहे पीड़ित हो, सबका ध्यान रखा गया है। और पुलिस को जो पावर्स देने की आवश्यकता थी वो दिया गया, लेकिन उसमें भी ये ऐसा ना हो कि वो गलत उसका उपयोग करे। जज को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है सारी चीज़ों में। जो एक बंधन था उनका मजिस्ट्रेट का, वो सारे बंधन को हटाया गया है, मजबूत किया गया है कोर्ट को। तो चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। अब वक्त नहीं तो मैं और बात करता, आपसे कुछ और सवाल लेता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी बातचीत पसंद आई होगी, और जो नए कानून लागू हुए हैं देश में, लागू होने जा रहे हैं 1 जुलाई से, इसके बारे में जानना समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका अधिकार क्या है, पुलिस जो आपके साथ बर्ताव कर रही है वो कितना जायज़ है या नाजायज़ है, कोर्ट में आपको कैसे न्याय मिलेगा, और इस कानून में और क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इनको समझिए। जो भी ज़रूरी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है, टेलीविज़न, दूरदर्शन, आकाशवाणी, अखबार, पत्रिकाएं, जहाँ से भी आपको जानकारी मिल सकती है उसकी जानकारी जुटाइए और सशक्त बनिए। और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।